गुड मॉर्निंग गर्ल्स। जैसा कि कल मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक भागों के अनुसार 3 भागों में बांटा है, जैसे कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड का वर्गीकरण हम कर चुके हैं। आज मैं आपको पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बताऊँगी। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स एक बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्ति के मुख्य साधन होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पैक्टिन आदि आते हैं। इसमें 3 या 3 से अधिक जो शर्कराएं होती हैं उनकी सरल इकाइयां होती हैं और यह जल में अत्यंत ही कम घुलनशील होते हैं। पोषण की दृष्टि से अगर हम पॉलीसेकेराइड्स देखें तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले स्टार्च की चर्चा करेंगे। वनस्पति जगत यानी कि पेड़ पौधे जो हैं वो स्टार्च प्राप्ति के अच्छे साधन होते हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ आदि अनाज जो होते हैं उसमें 70 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है। सूखे बीज है जैसे कि मटर हो गया, सेम हो गया, ग्वारफली हो गया, इसमें 40% तक स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। कच्चे सेब और केले में भी स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। पकने के बाद जो फल हैं वो मीठे लगने लगते हैं। स्टार्च की अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जो स्टार्च होते हैं वो ठंडे जल में अघुलनशील होते हैं। उबले जो स्टार्च का जो पाचन होता है वो आसानी से हो जाता है। स्टार्च स्वादहीन होते हैं। शर्करा की जो ग्लूकोज होता है उसकी कई इकाइयों के कारण इसका जो अनुभार होता है वो भी बहुत ही अधिक होता है। स्टार्च ऊर्जा प्राप्ति के बहुत ही अच्छे साधन माने जाते हैं। स्टार्च मुख्यतः एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बना होता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि स्टार्च किससे बना होता है? एमाइलो और एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बना होता है। पॉलीसेकेराइड्स के इसी क्रम में हम दूसरी चर्चा करेंगे डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन क्या है? डेक्स्ट्रिन भी पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत ही आता है। डेक्स्ट्रिन क्या होता है? जैसे कि रोटी एवं भुने चावल के रंग में परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो डेक्स्ट्रिन ही होता है। ताप के संपर्क में आकर स्टार्च डेक्स्ट्रिन में बदलने लगता है। इसी तरह से हम जब रोटी को चबा कर खाते हैं तो रोटी थोड़ी ही देर में मीठी लगने लगती है। इसका मुख्य कारण भी डेक्स्ट्रिन ही है, क्योंकि रोटी में क्या होता है? लार मिल जाती है। जब हम रोटी को चबा कर खाते हैं तो रोटी में लार मिल जाती है और रोटी गीली और चिपचिपी हो जाती है। लार में क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि पके हुए स्टार्च पर क्रिया करता है और उसको डेक्स्ट्रिन में बदल देता है। अंकुरित अनाज होते हैं, जब हम अनाजों को अंकुरित कर लेते हैं तो उसमें भी डेक्स्ट्रिन की बहुत ही अधिक मात्रा पाई जाती है। डेक्स्ट्रिन कॉर्न शुगर एवं कॉर्न सिरप में भी पाया जाता है। छोटी आंत में एमाइलेज की उपस्थिति में जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस यानी जल विच्छेदन होता है तो ये डेक्स्ट्रिन में यह जो पहले डेक्स्ट्रिन में और फिर ये माल्टोज में बदल जाता है। इसी क्रम में तीसरा इसका जो पार्ट है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम ज़्यादातर एनिमल कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्राणिज कार्बोज भी कहते हैं। यह पेड़ पौधों में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। यह मानव और जानवरों के यकृत और मांसपेशियों में पाई जाती है। जब अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लिया जाता है तो पाचन क्रिया के पश्चात अधिक मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण होता है और रक्त में यह अधिक मात्रा में ग्लूकोज अवशोषित कर लिया जाता है। इस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और आवश्यकता से जो अधिक ग्लूकोज है वो क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। शरीर में ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? यकृत और मांसपेशियों में। शरीर के जो दूसरे अंग हैं इसके संग्रह में भाग नहीं लेते। यकृत का
ग्लाइकोजन अतिशीघ्रता से ग्लूकोज में बदलकर शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को संपादन करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज यह भी ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लूकोज अणु सीधी और शाखाओं वाली श्रृंखला में आकर जुड़ते हैं और सेलुलोज का निर्माण करते हैं। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे भोजन में सेलुलोज का काफ़ी महत्व है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में भी पेपर में भी शॉर्ट नोट पाया जाता है कि भोजन में सेलुलोज का क्या महत्व है। तो आप इसको एक अलग से भी नोट्स बनाकर इसकी टिप्पणी करके लिख सकते हैं। हमारे भोजन में सेलुलोज का क्या महत्व है। भोजन मनुष्य के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता और इन पर पाचक रस अमाइलेज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशील रखने और उनके संकुचन और उनको प्रसारण गति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होते हैं। यह पाचन अंगों को स्वस्थ रखता है और इसका जो कैलोरी मूल्य होता है वो बिल्कुल ही शून्य होता है। मोटापे को यह दूर करता है और जैसे कि मोटापा है वो विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है। सेलुलोज की उपस्थिति में आंतों की मांसपेशियां बड़ी आंत की मांसपेशियां शीघ्रता से सिकुड़ती हैं। रफेज जल को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है और मल के परिमाण को यानी कि वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इसके कारण मलाशय से मल आसानी से बाहर निकल जाता है और यह कब्ज़ को दूर करता है। कब्ज़ से पीड़ित रोगियों को रफेज युक्त भोजन दवा की तरह काम करता है। एक व्यक्ति के आहार में 8 से 15 ग्राम तक रफेज देना चाहिए। सेलुलोज अघुलनशील होता है। मनुष्य के शरीर में इसका पाचन नहीं होता, परंतु यह मल के द्वारा यह बाहर निकल जाता है। आटे का चोकर, साबुत अनाज, दाल के छिलके, फलों के छिलके, मूली, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, पत्ता गोभी, शलगम, प्याज, खुम्भी, खीरा, ककड़ी, सहजन एवं अन्य सब्जियों में जो सेलुलोज है वो बहुत ही अधिक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर है पैक्टिन। पक्के फलों के छिलकों एवं कुछ जड़ वाली सब्जियों में भी यह पाया जाता है। पक्के फलों के छिलकों के ठीक नीचे ये पैक्टिन उपस्थित होता है। इसका शरीर में ना तो पाचन होता है और ना ही इसका कोई कैलोरी मूल्य होता है, परंतु फल उद्योग में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पैक्टिन को जब चीनी और सिट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल के साथ मिलकर पकाया जाता है तो ये जेली के रूप में जम जाता है। जैम काफ़ी इसका स्वादिष्ट होता है। बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए आजकल इसका उपयोग जैम और जेली बनाने में अधिक किया जाता है। पैक्टिन का उपयोग दवा निर्माण में भी किया जाता है। इसी के साथ ही कार्बोहाइड्रेट का जो ये वर्गीकरण है ये ख़त्म हो गया है। कल हम कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के साधन और उसके कार्यों की चर्चा करेंगे।